Assalamu alaikum students, welcome to academic reading and writing. Students, today our topic is summarizing. अच्छा, समराइजिंग का टॉपिक मैंने इसलिए सबसे एंड पे ये रखा है क्योंकि इस टेक्निक के लिए हमें स्किमिंग या स्कैनिंग का पता होना ज़रूरी है। जब भी हम किसी पीस ऑफ राइटिंग को समराइज़ करते हैं तो एक्चुअली हम उसको स्किमिंग एंड स्कैनिंग के ज़रिए ही समराइज़ करते हैं। उसमें हम मेन आइडिया ढूंढते हैं और हमारा पर्पस क्या है उस टेक्स्ट के को समराइज़ करने का या उस टेक्स्ट को लिखने का, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हमें रीडिंग कम्प्रिहेंशन का हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हमने देखना है कि व्हाट इज़ समराइजिंग। यहाँ पर मैं समराइजिंग और प्रेसी राइटिंग दोनों को यहाँ पर मैं आपको जोड़ के बताऊँगी। प्रेसी राइटिंग क्या है? प्रेसी राइटिंग भी एक इट इज़ आल्सो अ स्टाइल ऑफ समराइजिंग। इन दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस होता है। प्रेसी राइटिंग में स्पेसिफिकेशन होती है कि होल टेक्स्ट का 1/3 होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास एक पेज है लिखा हुआ जो आपसे रिक्वायर किया जा रहा है कि आप इसको प्रेसी राइटिंग करेंगे, इसको या समराइज़ करेंगे, तो उसका तीसरा हिस्सा होना चाहिए। ये एक जनरल रूल है। और रीडिंग कम्प्रिहेंशन में जब आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं या कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई जाती हैं तो उसमें प्रेसी राइटिंग की भी एक रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम 5 to 10 मार्क्स की। तो उसमें एक पूरे टेक्स्ट को समराइज़ करके प्रेसी या उसकी प्रेसी बना के 1/3 उसके पोर्शन हमने करना होता है। लाइक कि अगर हमारे पास 100 वर्ड्स लिखे हुए हैं और हमें समरी करने को कहा जाए या उसको प्रेसी राइटिंग करने को कहा जाए, तो जो आइडियल उसका साइज़ होना चाहिए प्रेसी या समरी का, वो 33 वर्ड्स है। 2-4 वर्ड्स कम हो जाएं या 2-4 वर्ड्स ज़्यादा हो जाएं, ये चल जाता है, मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपने बिल्कुल याद कर लेनी है कि समरी लिखते हुए और प्रेसी लिखते हुए नॉर्मली जो एक आइडियल आंसर समझा जाता है वो 1/3 पीस ऑफ राइटिंग समझा जाता है। उसके मेन आइडियाज़ को 1/3 पोर्शन के अंदर लिख दिया जाए। तो समरी के अंदर हमने कुछ वर्ड्स हैं जो हम ले लेते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट में से, मगर प्रेसी राइटिंग में ज़्यादातर कोशिश ये की जाती है कि अपने ही अल्फाज में लिखा जाए। कुछ की वर्ड्स जिनको लिखना ज़रूरी है वो तो लिखे जा सकते हैं, मगर हम उसमें से कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें उठा के हम समरी या प्रेसी के अंदर नहीं लिख सकते, यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि उसको रीराइट करना पड़ता है। अब सबसे इससे समरी से पहले मैंने आपको पैराफ्रेजिंग की एक टेक्निक सिखाई थी। पैराफ्रेजिंग में हमने उसी टेक्स्ट को जो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ होता है उसको नए अंदाज में लिखना होता है, मगर उसका साइज़ उतना ही रहता है। तो यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट भी करना है और जो एक्चुअल आइडिया है उसको पैराफ्रेज भी करना है। Summary or a précis is a synopsis or digest of the essence of an entire text. यानी कि उसका आप कह लें कि अर्क है एक टेक्स्ट का, या फिर उसका जो एक जिस्ट है, या फिर उसका जो एक मेन आइडिया है किसी भी टेक्स्ट का। जो हमारे पास गिवन टेक्स्ट होता है उसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में उसके मेन आइडियाज़ को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, ज़रूरी बातों को बताते हैं, तो वो समरी होती है या प्रेसी होती है। Some helpful tips to summarizing. In summarizing, read the text you are about to summarize over and over again. स्किमिंग एंड स्कैनिंग में मैंने आपको ये बात बताई थी रीडिंग कम्प्रिहेंशन में या समराइजिंग के लिए। अगर तो आप एक नॉर्मल सेटिंग के अंदर समराइज़ कर रहे हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होता है कि आप उस टेक्स्ट को बार बार पढ़ें और फिर उससे अंदाज़ा लगाएं कि इसका मेन आइडिया क्या है और फिर उसको समराइज़ करें। मगर एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें या किसी भी जगह पे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर हमने उसको ना सिर्फ पढ़ना होता है, उसके मेन आइडिया को ढूंढना होता है, और उसके साथ साथ हमने उसकी एक समरी भी तैयार करनी होती है, उसकी प्रेसी तैयार करनी होती है। उसके लिए हमें बेसिक टेक्निक्स का पता होना ज़रूरी है, जिसमें स्कीमिंग और स्कैनिंग एक टेक्निक मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हुई है। और एक्चुअली ये यही टेक्निक है जो कि हमें हेल्प करती है रीडिंग से रिलेटेड किसी भी टेस्ट को पास करने के लिए। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट यू आर प्लानिंग टू समराइज। तो पहले आपने उसको पढ़ा, फिर उसमें से हमने मेन आइडिया को आइडेंटिफाई किया। पुट योर फीट इनटू योर रीडर्स शूज़। अब हम किस टाइप के रीडर के लिए वो समरी या प्रेसी तैयार कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर तो हम समरी कर रहे हैं किसी
बड़ी उम्र के बंदे के लिए, लाइक या जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग हैं उन लोगों के लिए, या जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या जिनका नॉलेज हमसे ज़्यादा है, जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें पता होगा कि हमारा रीडर कौन है। तो हमने उसके माइंड को सामने रखते हुए अपनी समरी तैयार करनी है। या फिर हमारा रीडर हमारा क्लास फेलो है, या हमसे जो पिछली क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या जो लो स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो हमसे जूनियर हैं, अगर तो हम उनके लिए लिख रहे हैं तो हमारा जो स्टाइल और लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट होगी। और यही अगर हम उस टेक्स्ट को किसी बच्चे के लिए समराइज़ कर रहे हैं तो हमारा स्टाइल और हमारी जो लैंग्वेज होगी वो डिफरेंट होगी। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली हम जो समरी लिख रहे हैं वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। सिंपली आप ये देखिए कि जब हम कोई बात किसी को लिख के बता रहे हैं, या किसी को हम एक जिस्ट बता रहे हैं, हम एक ड्रामा या मूवी देखते हैं और हमें अगर कोई कहे कि जी आपने क्या देखा, तो हम उसको बड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं कि उसमें ये था। तो आप ये देखें कि अगर तो आप किसी बड़े को बता रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज और आपकी डिटेल डिफरेंट होगी। अगर आप अपने एज फेलो को या अपने से जूनियर को किसी को बता रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज और आपकी आपकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी। और अगर आप ये बात किसी बच्चे को बता रहे होंगे तो आपकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगी। बस इसी तरह आपने माइंड में रखना है कि ये जो आप समरी लिख रहे हैं, आपका रीडर कौन होगा। और इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़। और जब आप इसको समराइज़ कर रहे हों तो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि जैसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके एक जगह पे डाल दी है, बल्कि पता चलना चाहिए कि आपने एक सीक्वेंस जो है आपका बरकरार है वो। अब जब हम समराइज़ कर रहे होते हैं किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को, या प्रेसी लिख रहे होते हैं, तो चूँकि हमने उसमें से मेन पॉइंट उठाने होते हैं और उसी से ही एक स्टेटमेंट तैयार करनी होती है जिसमें फ़्लो ऑफ आइडियाज़ नज़र आना चाहिए। तो उस फ़्लो ऑफ आइडियाज़ की कंटिन्यूटी के लिए हम कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं? ये स्पेसिफ़िक कुछ वर्ड्स होते हैं जो बात को, दो तीन तरह की बातों को या दो तीन तरह की डिटेल को आपस में जोड़ने के लिए, या कंपेयर करने के लिए, या फिर प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ही वर्ड हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि एंड है तो हम एंड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, या अगेन वर्ड हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो देयर आर सम एक्सप्रेशंस कि जब हम कुछ बहुत लंबे टेक्स्ट में से कुछ ख़ास इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, तो उसको हमने जोड़ना कैसे है, उसकी हमने कंटिन्यूटी कैसे रखनी है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, जिसमें अगर तो हमने अपने टेक्स्ट के अंदर किसी बात का मज़ीद इजाफ़ा करना है। मज़ीद इजाफ़ा करने के लिए क्या होता है कि कुछ सिमिलर बातें हैं जिनको हम बयान कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर वर्ड्स यूज़ करेंगे एंड, अगेन, एंड देन, इक्वली इम्पोर्टेंट, फाइनली, फर्दर, फर्दर मोर, टू, नेक्स्ट, लास्टली, मोर ओवर, इन एडिशन। तो ये ऐसे वर्ड हैं कि हमने एक बात कही एंड, वो बात हमने पूरी कर दी, फिर अगेन वो बात पूरी की, एंड देन फिर उसके बाद इक्वली इम्पोर्टेंट, इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, फाइनली आखिरकार, फर्दर मज़ीद, फर्दर मोर मज़ीद, इसका भी यही मतलब है फर्दर मोर, टू ये भी है, नेक्स्ट अगली बात, लास्टली आखिरी बात, मोर ओवर मज़ीद, इन एडिशन मज़ीद उसमें ऐड करते हुए। तो ये वर्ड्स हैं जब हम किसी इंफॉर्मेशन को एक दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ ऐड कर रहे हों, उसमें उसको डिटेल में बता रहे हों, तो ये वाले एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो डिटेल्स को, तो वहाँ पर भी हम एक ही वर्ड बार बार नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वहाँ पर हम इस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, वेयर एज, ऑन द अदर हैंड, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑन द कंट्रेरी, ऑल्दो, कन्वर्सली, मीनवाइल, इन कंट्रास्ट। तो ये कंपेयर एंड कंट्रास्ट के लिए जो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उनके ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। अब हम किसी बात को प्रूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ही लैंग्वेज में लिख रहे हैं और हम वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, और हम इसको रीराइट कर रहे हैं, यानी कि पैराफ्रेज कर रहे हैं, और उसको थोड़ा सा कम्पैक्ट भी कर रहे हैं। तो बहुत सारी जो अननेसेसरी डिटेल है उसको हम निकाल देंगे, और जो नेसेसरी डिटेल है उसको हम जोड़ रहे हैं। तो उनमें अपनी किसी बात को जो हमने खुद से उसमें से अज्यूम की है, जो एक्चुअल बात है उसी को हमने अंडरस्टैंड किया है, तो हम उसको इस तरीके से प्रूव करेंगे, बिकॉज, फॉर, सिंस, फॉर द सेम रीज़न, ऑब्वियसली, फर्दर मोर, मोर ओवर, besides, indeed, in fact, in addition, in any case, that is, इस तरह के हम जो वर्ड्स हैं किसी भी बात को प्रूव करने के लिए
अपनी समरी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि मज़ीद थोड़ी सी डिटेल है, ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो हमें समराइज़ करने में हमारी हेल्प करेंगे। अगर तो हम किसी बात के साथ मुत्तफ़िक हैं या फिर हमने एक ही टोन में की गई बात को सपोर्ट करने के लिए अपने आर्गूमेंट को बीच में शामिल कर रहे हैं, या हम बता रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी बात को, उसमें एडिशन कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की हम सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि सिमिलर आइडियाज़ को जब हम आपस में मिला रहे हैं, तो ये यहाँ पर ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, अगेन, मोर ओवर, यानी कि एक बात लिखी, फिर उसके बाद हमने उसी से रिलेटेड या उससे से सिमिलर दूसरी बात लिखी, उसी से रिलेटेड हमने तीसरी बात लिखी। फिर नॉट ओनली दिस, या कुछ जो बात हमने एक लिखी, बट ऑल्सो दैट, यानी कि ये बात, ये दो बातों को आपस में हमने जोड़ लिया, टू एज वेल एज। तो ये आप सारे एक्सप्रेशंस को ज़रा गौर से देखें। तो टू से नथिंग ऑफ, इक्वली इम्पोर्टेंट, बाय द सेम टोकन, नॉट टू मेंशन, ये वो अल्फाज हैं जो आपने एक मेन आइडियाज़ ढूंढे हैं उनको जोड़ने में हेल्प करते हैं। अब हमने कंक्लूजन बताना है, या हमने वो जो पूरा एक पीस ऑफ राइटिंग लिखा है उसमें हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं, या उसको समराइज़ करना चाह रहे हैं, या फिर हम इसको रीस्टेटमेंट, तो रीस्टेटमेंट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ समराइजिंग समथिंग। अब ये देखें कि हम जब ये भी एक स्टाइल है ऐसे राइटिंग का या पैराग्राफ राइटिंग का, कि हमने पहले अपने आर्गूमेंट लिखा, हमने एक थीसिस लिया, और उसको सपोर्ट करने के लिए हमने उसके अंदर आर्गूमेंट डालने शुरू किए। तो ये आर्गूमेंट्स को ऐड करने के लिए ये वाले वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। आखिरी पैराग्राफ के अंदर या आखिरी लाइन के अंदर, अगर तो एक पैराग्राफ है तो उसकी आखिरी लाइन में, उसके आखिरी सेंटेंस में हम इनमें से कोई एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम उसी बात को रैप अप कर रहे हैं जो हमने डिटेल में ऊपर पैराग्राफ में की। और अगर एक ऐसे है जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, तो हमने एंड वाले पैराग्राफ के अंदर उन सारी डिटेल्स को रैप अप करना है जो कि हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स में पहले जिनको हमने सपोर्ट किया है, जिनकी हमने डिटेल दी है। तो उसको रैप अप करने के लिए उसको हम रीस्टेटमेंट भी कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ समरी। बाज़ औक़ात हम उस पूरी बात की हम एक समरी आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं, ताकि उसको हम रैप अप करके, प्रूव करके या डिसप्रूव करके हम उसको कंक्लूड कर सकें। तो एज़ कैन बी सीन, generally speaking, in the final analysis, all things considered as shown above, in essence, in any event, on the whole, to sum up, तो आप ये देखें कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस तो आप अपनी नॉर्मल रीडिंग्स में भी पढ़ते हैं। जब एक लॉन्ग आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, या फिर एक लॉन्ग ऐसे पढ़ते हैं, या कोई भी लॉन्ग आप पीस ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं, तो उसके एंड पे आपको इस तरह के अल्फाज या एक्सप्रेशन नज़र आएंगे। इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, इन एसेंस, टू समराइज, on balance altogether, to sum up, on the whole, by and large, usually, ordinarily, in a word। तो इसमें एक्चुअली हम पूरी डिटेल को रैप अप कर रहे होते हैं, उसको हम समराइज़ कर रहे होते हैं। तो ये दीज आर सम ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमें पैराफ्रेजिंग और री राइटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर कुछ हेल्पफुल टिप्स हैं समराइजिंग के लिए। लिमिट योर समरी टू अ फ्यू सेंटेंसेस। मैंने आपको पहले बताया कि एक आइडियल जो समरी होती है वो 1/3 होती है एक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग का। यानी कि अगर आपके पास 100 वर्ड्स की एक पीस ऑफ राइटिंग है, तो आप उसे अगर समराइज़ करते हैं तो आपकी समरी 33 वर्ड्स की होनी चाहिए। हाँ, मगर इसमें अगर थोड़ा बहुत कमी बेशी हो जाए तो वो चल जाती है। ये तो एक आइडियल सिचुएशन है। दूसरा, ये डिपेंड करता है कि आपका रीडर कौन है। अगर तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज़ कर रहे हैं, या वैसे अगर आप जनरली करें, तो 33 वर्ड्स इज़ अनफ आउट ऑफ 100। मगर अगर आपका जो रीडर है उसकी एज छोटी है, या वो बच्चा है, तो हमारी समरी उससे भी छोटी और उससे भी ईजी हो सकती है। या फिर डिपेंड करता है कि आप किस मकसद के लिए समरी लिख रहे हैं। डू नॉट फॉरगेट टू प्रूफ रीड योर वर्क। एक बार आपने मेन आइडियाज़ को ढूंढ लिया, फिर आपने उसको जॉट डाउन किया, उसकी एक समरी तैयार कर ली, मगर उसको आप प्रूफ रीड ज़रूर करें। प्रूफ रीड करने से क्या होगा, उसको दोबारा पढ़ें कि उसके अंदर अगर कोई झोल रह गई है, या कोई सिकम रह गई है, या फिर उसके अंदर कोई फॉल्ट है, या उसके अंदर कोई कमी बेशी रह गई है, तो आप उसको देख लें। क्योंकि एक बिग पीस ऑफ राइटिंग से आप एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग निकाल रहे हैं, और वो अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम फ़्लो में लिख तो जाते हैं, मगर वो टेक्निकली सेंटेंस ठीक नहीं होता है, या फिर उसका जो मीनिंग है जो आप लिखना चाह रहे हैं या जो आप बताना चाह रहे हैं वो नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बन सकता है।
यहाँ पर सेम वही डिटेल है जैसे पैराग्राफ राइटिंग में होती है कि सबसे पहले मेन आइडिया होगा और मेन आइडिया को सामने रखते हुए उसकी सपोर्टिंग डिटेल हमने लिखनी है। अच्छा जी, अब एक पैराग्राफ को हम लेते हैं और उसकी एक प्रैक्टिस करते हैं हम कि समराइज़ हम किस तरीके से करेंगे। हेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ पैराग्राफ। अ टोर्नेडो इज़ अ पावरफुल ट्विस्टिंग विंड स्टॉर्म. It begins high in the air among the winds of a giant storm cloud. People who have watched a tornado's howling winds reach down from the sky have said it's the most frightening things they have ever seen. In some parts of the United States, these windstorms are called twisters or cyclones. अच्छा जी, हमने सबसे पहले लाइन पढ़ी, A tornado is a powerful twisting windstorm. तो हमें इससे पता चला कि ये जी एक विंड स्टॉर्म के बारे में बात हो रही है, टोर्नेडो के बारे में हो रही है और उसको हमने डिफ़ाइन किया। तो दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। अब जी, अब हमें ये बता रहे हैं कि ये कैसे बनती है। ये हाई इन द एयर अमंग द विंड्स ऑफ अ जाइंट स्टॉर्म क्लाउड। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी है मैंने उसको हाईलाइट किया, जाइंट स्टॉर्म क्लाउड। ये मैंने कहा कि ये बात है कि ये सारी बात बताने का क्या है कि विंड है एक जाइंट स्टॉर्म क्लाउड की। फिर उसके बाद पीपल हु हैव वॉच्ड, जिन लोगों ने इसे देखा और उन्होंने कहा इससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ हमने आज तक नहीं देखी। तो ये पूरी बात में जो बात समझ आती है वो ये है कि फ्राइटनिंग होता है ये, ठीक है। फिर इन सम पार्ट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स दिस विंड स्टॉर्म आर कॉल्ड ट्विस्टर और साइक्लोन्स। तो ये एक्चुअली ट्विस्टर्स भी होते हैं, लोग इसको ट्विस्टर्स भी कहते हैं और साइक्लोन भी कहते हैं। तो जो इसमें मेन बातें हैं वो मैंने यहाँ पर उनको हाईलाइट किया। और अब यहाँ पे देखिए मेन आइडिया क्या है, टोर्नेडो इज़ पावरफुल ट्विस्टिंग विंड स्टॉर्म। और मैंने इसकी स्पोर्टिंग डिटेल क्या निकाली है, इसकी एक डिटेल तो ये है कि जी ये पार्ट ऑफ जाइंट स्टॉर्म क्लाउड होता है ये, और ये फ्राइटनिंग होता है और इसको ट्विस्टर और साइक्लोन भी कहा जाता है। यानी कि उस पूरे पीस में से ये 3-4 बातें मैंने ज़रूरी निकाली हैं और इसको अब हम रीराइट करते हैं। टोर्नेडोज आर फ्राइटनिंग पावरफुल ट्विस्टिंग विंड स्टॉर्म्स समटाइम्स कॉल्ड ट्विस्टर्स और साइक्लोन्स दैट स्टार्ट इन जाइंट स्टॉर्म क्लाउड्स। अब ये देखें कि जिस सीक्वेंस में ये डिटेल दी गई थी मैंने सेम उसी सीक्वेंस में यहाँ पे नहीं लिखी हुई, बल्कि इसको अपने मकसद के हिसाब से इसकी सेटिंग इस तरीके से की है कि एक प्रॉपर स्टेटमेंट बन जाए। बिल्कुल वैसा नहीं है कि पहले ये लिखा था फिर उसके बाद ये वर्ड था फिर उसके बाद ये वर्ड था। आप इसकी अगर सेटिंग चेक करें तो वहीं से मैंने वर्ड्स उठाए हैं, मगर इसको इसकी सेटिंग चेंज करके इसको पैराफ्रेज किया है और उसको एक नए अंदाज में लिख लिया है। अब इसकी मज़ीद उसी पैराग्राफ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टोर्नेडोज आर नॉट द ओनली वेलिंग विंड स्टॉर्म्स दैट मूव थ्रू द एयर अर्थ's air. Dust devils, hurricanes and typhoons all have twisting winds. But these windstorms differ from tornadoes in important ways. तो इस पूरी डिटेल के अंदर ये बात बताई हुई है कि यहाँ पर और भी तरह के विंड स्टॉर्म होते हैं जो कि विल्डिंग विंड स्टॉर्म होते हैं थ्रू द एयर अर्थ एयर। बल्कि कुछ 2-3 टाइप के और भी विंड स्टॉर्म होते हैं, ट्विस्टिंग विंड होती है, मगर वो टोर्नेडो से डिफरेंट होती है। यहाँ पर मेन आइडिया क्या है, डस्ट डेवल्स ह्यूरिकेन्स एंड टेम्पल्स हैव ट्विस्टिंग विंड्स, ठीक है। मगर विलिंग विंड स्टॉर्म, ये सारी जो चीज़ें हैं ये विलिंग विंड स्टॉर्म हैं, मगर दे आर डिफरेंट फ्रॉम टोर्नेडो। विलिंग विंड्स तो हैं मगर ये टोर्नेडो से डिफरेंट हैं। तो ये पूरी डिटेल, डस्ट डेवल्स ह्यूरिकेन्स एंड टाइफून्स आल्सो हैव ट्विस्टिंग विंड्स बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम टोर्नेडोज। उसी पैराग्राफ को हम मज़ीद देखते हैं, उसकी फर्दर डिटेल क्या है। डस्ट डेवल्स आर द वीकेस्ट ऑफ द विलिंग विंड स्टॉर्म्स. Their winds usually spin between 12 and 30 miles per hour. Most dust devils are less than 5 feet across and few last more than a minute or two. They are often seen in the desert under clear skies. Dust devils form near ground when certain kinds of winds make hot rising air start to spin. तो अब ये टोर्नेडो से डिफरेंट किस तरह से है, उस डिफरेंस को यहाँ पर बताया गया है कि डस्ट डेवल वीक होते हैं और ये 12 से 30 माइल एक आवर के हिसाब से ये ट्रेवल करते हैं। और जो डस्ट डेवल की बात हो रही है तो हमने मज़ीद इसकी निकाल दी है। और ये 5 फीट अक्रॉस होते हैं और 1 या 2 मिनट के लिए ये होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ये कायम रहते बल्कि ये ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम डस्ट डेवल की मज़ीद बात करें कि ये नियर ग्राउंड बनते हैं और ये कैसे बनते हैं, हॉट और राइजिंग एयर स्टार्ट टू स्पिन, जब गर्म हवा ऊपर को उठ के स्पिन करना शुरू करती है
तो ये डस्ट डेवल की जो पूरी डिटेल है उसमें से ज़रूरी बातें मैंने अलग कर ली। इसको अगर हम समराइज़ करें तो डस्ट डेवल्स आर वीकेस्ट ऑफ विलिंग स्टॉर्म्स लेस दैन 30 मीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, और 5 फीट अक्रॉस लास्ट मिनट और 2, यानी कि 1 या 2 मिनट्स के लिए ये कायम रहता है और उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। तो इसकी अगर हम समरी देखें तो कंपेयर टू अदर विंड स्टॉर्म्स डस्ट डेवल्स आर द वीकेस्ट एंड लास्ट फेयर। तो मज़ीद इसको हमने बताने के बजाय, चूँकि ये एक बड़ा पीस ऑफ राइटिंग है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर टू अदर विंड स्टॉर्म्स, कंपेयर टू अदर विंड स्टॉर्म्स, तो हमने बजाय कि उसकी पूरी कैलकुलेशन देने के, हमने एक लाइन के अंदर बता दिया कि डस्ट डेवल जो है वो वीकेस्ट होता है। चूँकि मैंने आपको बताया कि हमने अपना मकसद देखना है कि एक्चुअली हमने किस चीज़ को फोकस करना है और उसी की डिटेल पे ज़्यादा फोकस रखना है। आगे देखते हैं, वही वाला पैराग्राफ कंटिन्यू है। ह्यूरिकेन्स एंड टाइफून्स आर द लार्जेस्ट ऑफ द विलिंग विंड स्टॉर्म, द विंड्स ऑफ दीज स्टॉर्म्स ब्लो अबाउट 75 to 150 माइल्स पर आवर। आपने डस्ट लेवल देखा है कि वो सिर्फ 20 से 30 माइल्स पर आवर होता है, जबकि ये 75 से 150 माइल्स पर आवर के होते हैं ह्यूरिकेन्स और टाइफून्स जो होते हैं। दे फॉर्म ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस एंड कॉज हैवी रेन्स एज वेल एज स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो वो डेजर्ट्स के अंदर बनते हैं डस्ट डेवल, जबकि ये ओशंस के अंदर बनते हैं और इसके साथ बारिश भी स्ट्रॉन्ग विंड के साथ होती है। व्हेन अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म लाइक दिस बिगिंस ओवर द अटलांटिक ओशन और द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, इट इज़ कॉल्ड ए ह्यूरिकेन। द सेम काइंड ऑफ स्टॉर्म इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन इज़ कॉल्ड अ टाइफून। अगर तो ये अटलांटिक या ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पे होता है जिसको हम ह्यूरिकेन कहते हैं, जबकि ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन या फिर इंडियन ओशन के ऊपर तो हम इसको टाइफून कहते हैं। ह्यूरिकेन्स एंड टाइफून्स में बी सेवरल हंड्रेड माइल्स वाइड, ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ माइल एंड लास्ट 4 days। तो ये जो टाइफून्स या ह्यूरिकेन्स होते हैं ये कई कई मीलों पे फैले हुए होते हैं, कई 100 मीलों पे फैले हुए होते हैं और ये कई दिनों तक जारी रह सकते हैं। तो ये जो इसके मेन इश्यूज़ हैं, जो मेन बातें हैं, वो मैंने उनको हाईलाइट किया और इसको हमने उसी तरह हमने इसका एक आउटलाइन बनाई। ह्यूरिकेन्स एंड टाइफून्स आर लार्जेस्ट, winds of 75 to 150 miles per hour, several hundred miles wide, and travel thousands of miles, and they last for days। So इसके अगर हम समरी बनाएं इस पैराग्राफ की, तो in contrast hurricanes and typhoons are the largest windstorms since they may be hundreds of miles wide, travel very fast for thousands of miles, and can last for days। वही वाला पैराग्राफ जिसकी हम समरी बना रहे हैं। टोर्नेडोज आर नॉट एज लार्ज एज ह्यूरिकेन्स एंड टाइफून्स एंड दे डोंट ट्रैवल एज फार। अब ये टोर्नेडो का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, डस्ट डेवल की हमने पहले बात की, ह्यूरिकेन्स और टाइफून्स की भी बात की, और यहाँ पर टोर्नेडो की हम ये बात कर रहे हैं कि ये ह्यूरिकेन्स या टाइफून की तरह बड़े बड़े नहीं होते, ना ही ये इतनी दूर तक ट्रैवल करते हैं। इन फैक्ट मैनी टोर्नेडोज लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स, ये चंद मिनटों तक बरकरार रहते हैं। बट द स्पिनिंग विंड ऑफ अ टोर्नेडो कैन रिप through the air at up to 300 miles per hour. The winds of a large tornado are the fastest, most dangerous wind on earth। तो इसकी डिफरेंस क्या है कि वो तो 75 to 150 माइल्स तक माइल्स पर आवर पे उसकी जो स्पीड होती है, जबकि ये चंद मिनटों के लिए होता है, मगर इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। ये 300 माइल्स पर आवर के हिसाब से ये चलता है और ये फास्टेस्ट मोस्ट डेंजरस विंड ऑन अर्थ है। तो इसमें जो पूरी जो डिटेल है, जो मुझे लगी है कि मुझे ये डिटेल इस पर फोकस करना चाहिए, तो वो मैंने हाईलाइट की हुई है। इसको हम देखते हैं उसी तरह स्ट्रक्चर के अंदर। विंड्स ऑफ लार्ज टोर्नेडो आर फास्टेस्ट मोर डेंजरस विंड्स ऑन अर्थ, लास्ट फ्यू मिनट्स 300 माइल्स पर आवर। अब इसकी समरी हम देखें। द बॉटम लाइन इज़ दिस, although they are not as large as hurricanes and यानी कि ये वाली लाइन आप नहीं लिखेंगे, द वोट लाइन इज दिस, बल्कि ये होगी although they are not as large as hurricanes and typhoons, tornadoes are the fastest most dangerous windstorms। तो इसमें ये देखें कि मैंने बहुत सारी डिटेल्स और माइनर डिटेल्स को मैंने इकट्ठा ज़रूर किया, मगर इसको डिटेल में मैंने बहुत कम लिखा है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी ऑडियंस कौन सी है। अगर तो हम सिंपल ऑडियंस के लिख रहे हैं तो ये वाली डिटेल काफ़ी है, मगर अगर हम किसी टेक्निकल ऑडियंस के लिए यानी कि रीडर के लिए लिख रहे हैं तो उसके अंदर हम ये सारी कैलकुलेशंस भी ऐड कर सकते हैं, ये वाली कैलकुलेशंस भी, ठीक है। मगर अगर हम सिंपली किसी को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये सिंपल वे में भी हम लिख सकते हैं। फर्दर एग्जांपल्स हम और देखते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट है, टाइगर शार्क्स आर नेम्ड फॉर डार्क वर्टिकल स्ट्रिप्ड फाउंड मेनली ऑन जुवेनाइल्स।
As these sharks mature, the lines begin to fade and almost disappear. These large, blunt-nosed predators have a duly earned reputation as man-eaters. They are second only to great whites in attacking people, but because they have a near completely undiscerning palate, they are not likely to swim away after biting a man, as great whites frequently do. They are consummate scavengers with excellent sense of sight and smell and nearly limitless menu of diet items. They have sharp, highly serrated teeth and powerful jaws that allow them to crack the shells of sea turtle and clams. The stomach contents of captured tiger shark have included stingrays, sea snakes, seals, birds, squids, and even license pellets and old tires. लाइसेंस प्लेट्स एंड ओल्ड टायर्स। अच्छा जी, ये अगर आप पहली बार इसे पढ़ेंगे तो शुरू में पता चलता है कि टाइगर लिखा हुआ है, मगर उसके साथ ही शार्क्स लिखा हुआ है। तो एक बार पढ़ने से हमें अंदाज़ा नहीं होता, पहले 2-3 लाइनें पढ़ने से, मगर जब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये क्लियर होना शुरू हो जाता है कि ये किसी समुद्री मखलूक के बारे में बात की जा रही है। एक शार्क की एक नस्ल के बारे में बात की जा रही है जिसको हम मैन ईटर्स के तौर पर भी मशहूर होती है, और उसमें फिर इसमें मज़ीद इसकी खूबियाँ बताई गई हैं कि ये दूसरी शार्क से कैसे डिफरेंट होती है, और इसमें क्या इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं और उसको वो किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो ये तो एक बार पढ़ा, आप जब इसे दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। अगर हम ये देखें इसकी एक समरी, ये एक उसी पैराग्राफ की एक समरी है, तो तकरीबन ये 1/3 के करीब करीब ही है। टाइगर शार्क्स विल ईट जस्ट अबाउट एनीथिंग। दे यूज देयर सेंस ऑफ साइट एंड स्मेल टू हंट। Their pointed, serrated teeth and strong jaws are helpful when breaking shells and even human bones. Unlike the great white shark, the tiger shark is more aggressive after taking a bite. The tiger shark probably won't swim away contentedly but will continue to attack. तो हमने उसी इन्फॉर्मेशन को बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है और अपने अल्फाज में लिखा है, और हमने इसमें वही एक्सप्रेशंस इस्तेमाल किए हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। अब एक और हम देखते हैं, टॉम एंड बिल वर वॉकिंग टू स्कूल, दे पास्ड ओवर अ ब्रिज एज दे डिड every day. But on this day, the river was full, the water was clear, and the sun was shining in a cloudless sky. Tom said, "Let's go fishing." Bill wasn't so sure. "We have a test today. Shouldn't we go to class?" "Nonsense," said Tom. "You only live once. A day like this won't come along again." But Bill wasn't sure this was a good idea, but suddenly a fish jumped from a sparkling water. He decided he decided Tom was right. They should definitely skip class on such a nice day. ये एक सिंपल सा पैराग्राफ है जिसमें डायलॉग भी है। दो दोस्त हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में एक ब्रिज आया है और डेली वहाँ से गुजरते हैं, मगर आज दिन थोड़ा डिफरेंट था, बड़ा खूबसूरत दिन था। तो एक दोस्त ने सुजेशन दिया कि फ़िशिंग करते हैं, दूसरे ने कहा नहीं भी, आज तो हमारा टेस्ट है, हमें क्लास में जाना चाहिए। तो एक दोस्त ने कहा कि ज़िंदगी हमें सिर्फ़ एक बार मिलती है, और अगर हम इस तरह के दिन में को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमने तो अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी ना। तो वो भी सोच रहा होता है, बिल अभी सोच रहा होता है कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मगर वो जब पानी में से एक मछली को उछलते हुए देखता है और फिर वो सोचता है कि नहीं, भी दोस्त की बात मान लेनी चाहिए, क्या हो जाएगा अगर हम एक दिन अपनी क्लास को स्किप कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा पैराग्राफ है जिसके अंदर डायलॉग भी है। तो इसकी समरी को देखते हैं। टॉम एंड बिल वर वॉकिंग टू स्कूल ऑन अ ब्यूटीफुल डे। टॉम थॉट दे शुड गो फिशिंग, बिल थॉट दे शुड गो टू स्कूल बिकॉज दे हैड अ टेस्ट। टॉम थॉट इट वुड बी अ शेम टू वेस्ट द डे, बिल फाइनली अग्रीड। तो इसमें देखें कि वो डायलॉग मौजूद नहीं है और हमने इसको पैराफ्रेज किया है, समराइज़ भी किया है, और समराइज़ करते हुए हमने पैराफ्रेज की टेक्निक को इस्तेमाल किया है, और हमने एक थर्ड पर्सन नरेशन दिया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन नरेशन है, मगर इसमें डायलॉग्स को कोट किया गया है। यहाँ पर हमने सिर्फ यही बताया कि ये बात ऐसे ऐसे करके हुई। अच्छा, ये तो एक समरी हो गई। अब इसका दूसरा स्टाइल समरी का क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वॉकिंग टू स्कूल ऑन अ नाइस डे, टॉम couldn't resist skipping school and going fishing. Bill only agreed because of the Tom's persuasion and the nice day. अब वो रजिस्ट नहीं कर पा रहा था कि स्कूल को स्किप करे, और उसने सजेशन दिया। बिल सिर्फ इस वजह से माना क्योंकि उसने परसुएट किया था, यानी कि उसने कहा था कि वी हैव टू लिव वंस।
ठीक है। और दूसरा क्या था, उसने खुद भी देखा है कि एक जो फ़िश है वो जंप किया है उसने, तो एक नाइस डे था, तो उसने भी कहा कि चलो ठीक है। सिर्फ 2 ही वजह थी जिसकी वजह से वो माना। ये एक दूसरा स्टाइल है समरी लिखने का। अब इसका ये देखें, सिर्फ 1 लाइन समरी है इसकी। 2 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्किप स्कूल एंड गो फिशिंग। ये 3 स्टाइल की समरी बताने का मकसद ये है कि हमारी ऑडियंस कौन है, हमारा रीडर कौन है और किस मकसद के लिए एक्चुअली हम ये पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो ये जो हमारा पर्पस जो है, या हमने किस इंफॉर्मेशन को कितना फोकस किया है, इसको जज करने के लिए बड़ा ये एक ईज़ी तरीका है कि हम समराइज़ करने का टारगेट दे दें। अब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए एक पैराग्राफ है। समराइज़ द फॉलोइंग टेक्स्ट बिलो। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के अंदर भी आपको ये सवाल आ सकता है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ आपको दिया गया हो जिसमें आपसे कहा जाए कि आप इसका टाइटल तलाश करें, फिर आपसे कहा जाएगा कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं या जो बोल्ड वर्ड्स हैं इसके या तो मीनिंग बताएं या इसके सेंटेंसेस बनाएं अपने वर्ड्स में, फिर क्वेश्चंस के आंसर दें। मैंने आपको क्वेश्चंस के आंसर देने का भी तरीका बताया। और फिर ये सवाल भी हो सकता है कि इसकी एक प्रेसी लिखें या फिर इसको समराइज़ करें। सो द मूवमेंट towards education by computer is developing fast. Massive open online courses called MOOCs are changing how people learn in many places. MOOC Massive Open Online Courses, अब इसको एब्रीवेट अगर हम करें तो उसको हम MOOCs कहते हैं। Changing how people learn in many places. For years, people could receive study materials from colleges or universities and take part in online classes. But such classes were not designed for many thousands of students at one time, as MOOCs are. तो ऑनलाइन कोर्सेज जैसे आजकल भी आप ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी एक तरीक़ाकार है जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में पहले से ही राइज है कि वो ऑनलाइन अपने उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की तरफ से, और उनको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा ये है कि ये एक टाइम पे कई थाउजेंड स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है, जबकि आम यूनिवर्सिटी की सेटिंग में या आम क्लासरूम सेटिंग में ये पॉसिबल नहीं होता है। अब इसकी हम समरी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ वॉइस ऑफ अमेरिका आर्टिकल, अ फास्ट ग्रोइंग movement allows thousands to take online classes at once, changing how we learn. तो यहाँ पर तो सोर्स बताया हुआ है, ठीक है। अगर तो आपको सोर्स बताया गया हो कि ये वाले जो पैराग्राफ है कहाँ से लिया गया है, अगर इसके नीचे लिखा होगा रेफरेंस दिया गया है कि ये फ़लाँ जगह से लिया गया है, तो वहाँ पर तो आप ये रेफरेंस दे सकते हैं कि ये वॉइस ऑफ अमेरिका का या उसका एक आर्टिकल है जिसके अंदर ये बात बताई गई है। दूसरा इसका तरीका ये है कि ये इसमें सारा हमने इस तरह से लिख लिया है और इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी हुई है जो हम इसको किसी और टेक्निकल वे में बताएंगे। तो सिर्फ इसमें जो एक चीज़ है कि अगर तो आपको रेफरेंस दिया गया है कि ये जो आर्टिकल है कहाँ से लिया है, तो आप वहाँ पर ये शामिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ वॉइस ऑफ अमेरिका आर्टिकल, या उस रेफरेंस का हम नाम लिख सकते हैं। बाकी ये सारा उसी के अंदर वही है कि ये जो मूक है, ये जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, ये हमारी लर्निंग स्टाइल को चेंज कर रहा है और अलाउज थाउजेंड्स टू टेक ऑनलाइन क्लासेस के हज़ारों लाखों लोगों को एक साथ में वो क्लास अटेंड कर सकते हैं, जबकि ये आम यूनिवर्सिटी सेटिंग में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगी और बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगी, चीज़ें कंफ्यूज ना हो और पढ़ने वाले को परेशानी ना हो। हमने एक टर्म पढ़ी पैराफ्रेजिंग, यहाँ पर भी मैंने उसका बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया वर्ड का। फिर मैंने वर्ड इस्तेमाल किया समराइजिंग, ठीक है। फिर मैंने एक और बात यहाँ पे की कि जब हम कोई मूवी या ड्रामा देखते हैं, तो जब हम वो किसी को सुना रहे होते हैं तो हम एक एक सीन नहीं सुनाते हैं, बल्कि उसकी बेसिक चीज़ों को 8, 10, 15, 20 लाइनों के अंदर बता देते हैं। वो जो 3 घंटे की या 2 घंटे की या इवन एक ड्रामा है, अगर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो चंद लाइनों के अंदर हम दूसरों को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ समरी, मगर उसको हम रीटेलिंग कहेंगे। सो पैराफ्रेजिंग, saying the same thing as someone else but in different words. जो बात अगर किसी ने लिखी है या कही है, उसका सिर्फ स्टाइल बदल देना है, उसको अपने अल्फाज में बताना है, मगर उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको री राइट करना है अपने अल्फाज में, मगर उसका जो साइज़ होगा वो सेम होगा। यानी कि पैराफ्रेजिंग में 1/3 वाला कोई चक्कर नहीं होता। अगर 1 पेज को हम पैराफ्रेज करें तो 1 पेज ही वो राइटिंग बनेगी। हाँ, कोई एक आध सेंटेंस का फ़र्क पड़ सकता है, 1-2 सेंटेंसेस का फ़र्क पड़ जाता है, या तो वो ज़्यादा हो जाते हैं या वो कम हो जाते हैं, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर मेन आइडिया उसमें कंप्लीट होना चाहिए। समराइजिंग में हम क्या करते हैं या प्रेसी राइटिंग में हम क्या करते हैं, हम टेलिंग द मेन आइडियाज़ ऑफ अ टेक्स्ट।
और इसका जो एक स्टैंडर्ड है वो ये है कि जी एक पेज अगर आपको लिखना पड़ा आपके पास है तो आप उसको 1/3 उसको समराइज़ या प्रेस राइटिंग करेंगे। रीटेलिंग क्या है? रीटेलिंग टेलिंग अ स्टोरी दैट यू प्रीवियसली हर्ड और रेड। ठीक है, ये रीटेलिंग है, इसमें राइटिंग का कोई चक्कर नहीं है, हम ये ज़ुबानी सुनाते हैं। अगर हमने कोई स्टोरी देख ली है या सुन ली है या हमने पढ़ ली है तो उसको हम जब चंद अल्फाज में किसी को कन्वे करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड रीटेलिंग। सो अगर हम इसके डिफरेंस को देखें, दो साउंड्स द सेम, हाउ आर दे डिफरेंट? ये देखने में सेम सेम सा लग रहा है मगर इसमें जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पैराफ्रेजिंग में हमें कौन सी बात कितनी करनी है, हाउ मच टू से, सेइंग द सेम थिंग बट इन डिफरेंट वर्ड्स। यू कैन चूज हाउ मच टू पैराफ्रेज। हाँ, कि अगर हमने पैराफ्रेज करना है, अगर तो हमें पूरा पेज पैराफ्रेज करना है तो हम पूरा पेज पैराफ्रेज करेंगे, अदरवाइज़ हम सिर्फ उस पार्ट को ही पैराफ्रेज करेंगे जो हमारा दिल कर है या जो हमें कहा गया है। अब समराइजिंग में टेलिंग द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ टेक्स्ट, समरीज आर शॉर्टर दैन द ओरिजिनल बट मस्ट इंक्लूड सर्टन आइडियाज़। ये ओरिजिनल टेक्स्ट से छोटी होती हैं और नॉर्मली ये 1/3 होती हैं और प्रेसिडेंसी को ही हम कहते हैं, मगर इसके अंदर मेन आइडियाज़ लाजमी इंक्लूड होने चाहिए। रीटेलिंग की अगर हम बात करें, टेलिंग अ स्टोरी दैट यू प्रीवियसली हर्ड और रेड। रीटेलिंग प्रिजर्व्स द सीक्वेंस एंड इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ अ स्टोरी। रीटेलिंग में ये होता है कि हमें वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता जो हमें राइटिंग करते हुए फेस करना पड़ता है, यानी कि हमारी रीटेलिंग के अंदर हमारा जो सीक्वेंस होता है स्टोरी टेलिंग का या किसी चीज़ को डिस्कस करने का वो वैसे ही बरकरार रहता है क्योंकि हम उसको ज़ुबानी बता रहे होते हैं। और ये देखें कि रीटेलिंग, अगर हम बात करें रीटेलिंग की तो ये राइटिंग से थोड़ा डिफ़िकल्ट होना चाहिए मगर ऐसा नहीं होता है, हम बोलने में आसानी महसूस करते हैं बजाय कि लिखने में। तो हाउ टू से, ये कैसे कहा जाए, ये कैसे बयान किया जाए? पैराफ्रेजिंग कैन बी स्पोकन और रिटन। तो पैराफ्रेजिंग जो है वो स्पोकन और रिटन हो सकती है, यानी कि हम सेम बात को, उसी चीज़ को या तो हम उतना ही बयान कर दें जितना हमने पढ़ा और हम उसको उतना ही राइट करें जितना हमने उसको पढ़ा और उसके साइज़ में डिफरेंस नहीं आएगा। समरीज कैन बी स्पोकन और रिटन, ये भी स्पोकन और रिटन हो सकती हैं कि हम किसी को भी एक समरी को हम बता दें, ज़ुबानी सुना दें या किसी को थोड़ा सा ज़ुबानी बता दें कि इसकी ये समरी है या इसका ये जिस्ट है, ये इसका मेन आइडिया, और हम इसे लिख भी सकते हैं। मगर रीटेलिंग ओनली बी, रीटेलिंग इज़ ओनली स्पोकन। रीटेलिंग सिर्फ स्पोकन होता है, ये रिटन में नहीं होता है क्योंकि टेलिंग टेलिंग का मतलब ये होता है कि बयान करना। तो हम यहाँ पर कहानी को सिर्फ ज़ुबानी बयान करते हैं या हम किसी भी बात को ज़ुबानी बयान करते हैं, उसे हम राइट नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट रीडिंग कम्प्रीहेंशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इन सारी टेक्निक्स की समझ आ गई होगी और जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के, और उसके साथ मैंने स्कीमिंग और स्कैनिंग का आपको जो टेक्निक बताई है वो सारी की सारी, शुरू में वो सारी डिटेल बताने का मकसद यही था कि आपको जब रीडिंग कम्प्रहेंशन की बारी आएगी तो आपको रीडिंग का ज़रूर पता होना चाहिए कि आपने कौन कौन से ऐसे रीडिंग की टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि थोड़े वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको कन्वे कर सकें। समरी लिखने के लिए आए या प्रेस लिखने के लिए आए तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप अगर 100 वर्ड्स हैं तो उसकी जगह पे जो समरी लिख रहे हैं वो 33 वर्ड्स की हो। ये एक सिंपल रेशो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगर आपसे पैराफ्रेजिंग करने को कहा जाए तो आपने उसी ही साइज़ की पीस ऑफ राइटिंग लिखना है, 2-4 लफ्ज़ कम ज़्यादा हो जाएँ मगर वो 1/3 वाला चक्कर वहाँ पे नहीं है। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीटेलिंग इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग, मगर ये रिटन नहीं होता है बल्कि ये सिर्फ स्पोकन होता है। तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं और कौन से ऐसे आंसर हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद नहीं हैं मगर वहाँ से आपने इन्फ्रेंसेस लेने हैं। इन्फ्रेंसेस क्या होता है कि ख़ुद से मतलब अख़ज़ करना। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई मगर वहाँ से आपने जो दी गई इन्फॉर्मेशन है वहीं से कुछ और ऐसे मतलब निकालने हैं जो ऑलरेडी नहीं बताए हुए हैं मगर वो ठीक हों। तो क्वेश्चंस को आपने बहुत केयरफुली पढ़ना है। टाइटल आपने कैसे देना है, टाइटल आपने एक बार नज़र देखना है और आपने खुद से पूछना है कि ये किस चीज़ के बारे में पैराग्राफ है। जैसे हमें हमारा जवाब मिलेगा 1 या 2 लफ्ज़ों के बारे में तो वो वही हम उसका टाइटल बना देंगे। वेल स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट आवर academic reading and writing.
तो यहाँ तक हमारे इस कोर्स की जो आउटलाइन है वो पूरी हो चुकी है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आएगी तो आप इजी क्लास के प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछ सकते हैं। बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, बेस्ट ऑफ लक।